जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 9 जिसका नाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जब ये शब्द आप सबके समकक्ष रखा जाता है तो आप सबके मन में क्या विचार आता है? विचार आता होगा कि पूरा विश्व एक है, वैश्वीकरण है ना, पूरा विश्व एक है। देखो ये शब्द तब इजाद हुआ जब सेवाओं का, वस्तुओं का, पूंजी का बाधा रहित प्रवाह होने लगा। आज से देखो वस्तुएं, सेवाएं और पूंजी एक देश से दूसरे देश नहीं जा रही। जिस दिन से इंसान ने व्यापार करना सीख लिया उसी दिन से इंसान ने अपनी अतिरिक्त चीजों को एक देश से दूसरे देश भेजना प्रारंभ कर दिया था। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज के समय में जो 1950 मतलब आप ये मानिए औद्योगिक क्रांति के बाद जो चीजों का आदान प्रदान बढ़ा जितनी तेजी से, और 1900 के बाद मतलब 1900 के बाद जो चीजों के आवागमन में जितनी तेजी आई है, औपनिवेशीकरण के बाद उस चीज ने इस टर्म को इजाद किया है। ये वैश्वीकरण की टर्म तब इजाद हुई है। और जब से इसमें टेक्नोलॉजी शामिल हो गई और जब से इसमें इंटरनेट शामिल हो गया, इसके आवागमन में और बहुत तेजी आ चुकी है। 1990 से पहले तक आप विश्व के सभी देशों की खबरें अपने देश के न्यूज चैनलों पर नहीं देखती होंगी। लेकिन आज आप देखिए कि एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, यूट्यूब, है ना, यही स्पेलिंग है ना, यूट्यूब, जिस पर आप विश्व के किसी भी कोने की देश की खबर को सुन और समझ सकते हैं। तो आज अब आपके फोन में ही आपका पूरा विश्व समाया हुआ है। तो ये जो सेवाओं का, वस्तुओं का ये जो बाधा रहित प्रवाह है, आप चाहें तो पाकिस्तान की भी बात सुन सकते हैं, आप चाहें तो पाकिस्तान के शो देख सकते हैं, देखते भी हैं आप लोग, है ना, तभी तो उसकी इतनी टीआरपी जा रही है। इतनी तो जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं है उससे कहीं ज्यादा तो उसकी टीआरपी जाती है, उस शो की व्यूअरशिप जा रही है। तो इसका मतलब जो लोग उर्दू समझ रहे हैं वो लोग उसे देख रहे हैं। तो उर्दू समझने वाले भारत में हैं या फिर पाकिस्तान में हैं, और तो कहीं है नहीं। तो इसका मतलब भारतीय लोग भी, तो ये जो उस देश का शो इस देश में चल रहा है, ये कैसे संभव हो पाया? एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के कारण संभव हो पाया। और वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूट्यूब आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इसे ही क्या कहा गया है? इसे ही ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। इसे ही ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। पूरे विश्व को एक मंच पर, एक पटल पर लाकर रख दिया गया है। इसके सकारात्मक पहलू भी हैं और इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। तो आइए चलते हैं, प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में हम वैश्वीकरण के किन किन विषयों से रूबरू होंगे, किन किन विषयों को जानेंगे और किन किन विषयों को समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में हम वैश्वीकरण के किन मुद्दों से परिचित होने चल रहे हैं। पुस्तक के इस अंतिम अध्याय में हम वैश्वीकरण पर बात करेंगे। वैश्वीकरण की चर्चा इस पुस्तक के कई अध्यायों में और कई विषयों की पुस्तक में की गई है। हम शुरुआत वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण और इसके कारणों की जांच से करेंगे। इसके बाद हम वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों की बात करेंगे। हमारी दिलचस्पी यह समझने में भी है कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। आखिर में हम वैश्वीकरण को लेकर होने वाले प्रतिरोध पर नजर डालेंगे और जानने की कोशिश जानेंगे कि कैसे भारत के सामाजिक आंदोलन इस प्रतिरोध का हिस्सा हैं। तो इस अध्याय में प्रमुख तौर पर हम वैश्वीकरण की अवधारणा को समझेंगे, फिर वैश्वीकरण के कारणों को समझेंगे, फिर हम वैश्वीकरण के प्रभावों को समझेंगे। ठीक है, कि वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव क्या है, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या है, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है और भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है।
भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है, ये मुद्दे इस चैप्टर की प्रमुख विषय वस्तु हैं। तो इनको बहुत ही डिटेल से हम चल रहे हैं समझने। आज हम प्रमुख तौर पर दो मुद्दों को बहुत डिटेल से समझेंगे। पहला मुद्दा आपका है वैश्वीकरण की अवधारणा। पहले तो हम ये समझ लेना वैश्वीकरण है क्या, किस खेत की मूली है वैश्वीकरण, और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, किन चीजों को वैश्वीकरण कहा जाता है। पहले हम इससे रूबरू हो लेते हैं, फिर उसके बाद अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि वैश्वीकरण किस खेत की मूली का नाम है, क्या है वैश्वीकरण की अवधारणा। ठीक है, तो चलिए जनार्दन, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। जनार्दन नाम सुन रहे हो? जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। अंडरलाइन कर लो, कहां काम करता है? कॉल सेंटर में काम करता है। कहां काम कर रहा है? कॉल सेंटर में। क्या नाम है? जनार्दन। ठीक है, वह देर दोपहर में काम के लिए निकलता है। कब निकलता है? देर दोपहर में। देर दोपहर का मतलब देर दोपहर, दोपहर 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 मतलब 2 बजे के करीब, है ना? 2 बजे मतलब देर दोपहर, मतलब देर दोपहर तो 2 ही बज रहे होंगे या 3, है ना? यही टाइम है। देर दोपहर में काम के लिए निकलता है। दफ्तर में घुसने के साथ ही वह जॉन बन जाता है। क्या बन जाता है? जॉन। क्या बन रहा है? जॉन। नाम क्या है उसका? जनार्दन। और बन क्या जाता है ऑफिस में घुसने के बाद? जॉन। इन शब्दों को, इन बातों को अंडरलाइन करके रखना। ठीक है, नया लहजा अख्तियार कर लेता है और हजारों किलोमीटर दूर बसे अपने ग्राहकों से बात करने के लिए एक नई भाषा बोलने लगता है। हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने ग्राहकों से बात करने के लिए वो एक नई भाषा बोलने लगता है और एक नया पूरा का पूरा अपने आप को एक नए तरीके से ढाल लेता है ऑफिस में घुसने के साथ। तो ये जो जनार्दन है ये कर क्या रहा है? ये जनार्दन कर रहा है वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण ही अपनी सेवाएं किसी दूसरे देश में बैठे लोगों को प्रदान कर रहा है। कॉल सेंटर में काम कर रहा है ना, मतलब उनकी समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। कहां बैठकर? भारत में बैठकर। कैसे कर पा रहा है? एक भाषा के माध्यम से, कॉल सेंटर में। और यह संभव कैसे हो पाया है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो यहां पर सीमाएं हैं, हाँ? उसे कहीं और जाना पड़ रहा है। यही है वैश्वीकरण कि सीमा रहित है सब कुछ। आप इस देश में बैठकर भी उस देश के लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और उनको सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। समझ में आई बात? आज इंसान प्रतापगढ़ में बैठकर, इलाहाबाद में बैठकर टैंक रोड का सामान देख लेता है। विश्व एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है टैंक रोड, कपड़ों की, जीन्स की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। और मान लो इलाहाबाद में, पटना में बैठा व्यक्ति यहां पर फोन करके अपना माल देखता है, सेलेक्ट करता है, ऑर्डर दे देता है और उसका फिर सामान ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसके पास पहुंच जाता है। तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? टेक्नोलॉजी के कारण। ये है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है? टेक्नोलॉजी ने आपकी सेवाओं को सरल बना दिया, बाधा रहित बना दिया, सीमा रहित बना दिया है। तो यही तो वैश्वीकरण है बच्चों, इसी को तो वैश्वीकरण कहा गया। तो यहां जो जनार्दन है वो जॉन बन जा रहा है, एक नई भाषा बोलने लग रहा है और हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों की समस्याओं को सुन रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। कहां बैठकर? भारत में बैठकर। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आगे सुनो। अपने घर में वह ना तो यह भाषा और ना ही इस लहजे में बोलता है। वह सारी रात काम करता है जो दरअसल उसके विदेशी ग्राहकों के लिए दिन का समय होता है। जनार्दन एक ऐसे आदमी को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है जिससे बहुत संभव है वह कभी आमने सामने की मुलाकात ना कर सके। शब्द सुन रहे हो?
संभव नहीं है। जिस व्यक्ति को वो अपनी सेवाएं दे रहा है, कदापि ये संभव नहीं है कि वो कभी उससे मिले भी, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो आप, तो आपका मिलना स्वाभाविक है ही नहीं। मिलना स्वाभाविक नहीं, लेकिन आप सेवाएं उसे अपनी दे रहे हैं। किसके माध्यम से? तकनीक के माध्यम से। तकनीक ने आपको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। आज आप देखिए, फेसबुक के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं, है ना। जो ये प्रेमी जोड़े बन रहे हैं दूसरे देशों के साथ, इस देश के लोगों के, आप आए दिन न्यूज में ये सुन रहे होते हैं कि जर्मनी से लड़की आई, उसने भारत के लड़के के साथ शादी कर, रशिया से लड़की आई, उसने शादी कर ली, ब्राजील से आई, उसने शादी, अमेरिका से आई, ब्रिटेन से आई, है ना। सुन रहे हैं ना आप। तो ये संभव कैसे हो पा रहा है? ये इन्हीं टेक्नोलॉजीज के कारण संभव हो पा रहा है। तो ये वैश्वीकरण के पीछे सबसे बड़ी चीज क्या है? टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी ने आज के वैश्वीकरण को प्रभावी बनाया है, इतना बड़े स्तर पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज का वैश्वीकरण प्रौद्योगिकी के दम पर प्रसारित हुआ है। पहले भी विश्व के साथ व्यापार होता था, लेकिन आज जिस रफ्तार के साथ हो रहा है, इतनी रफ्तार के साथ नहीं होता था। समझ में आई बात? इतनी रफ्तार के साथ न सेवाओं का आदान प्रदान होता था, न वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, न पूंजी का आदान प्रदान होता था। समझ में आई बात? आज आप अमेरिका में बैठे हो और आप भारत में बैठे अपने माता पिता को एक क्लिक में पैसा भेज दे रहे हो। क्या है ये? टेक्नोलॉजी ही तो है। तो आप बात समझ रहे हैं ना मेरी, कि वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण तकनीक का, तकनीक के माध्यम से वस्तुओं का, सेवाओं का और पूंजी का बाधा रहित, सीमा रहित प्रवाह है। तकनीक शब्द जरूर ऐड करना है इसमें। तकनीक के माध्यम से सेवाओं का, वस्तुओं का और पूंजी का बाधा रहित और सीमा रहित प्रवाह ही वैश्वीकरण है। इसमें व्यक्ति का आदान प्रदान नहीं है, ये बात समझ लो आप। व्यक्ति इधर से उधर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ क्या क्या जा रही है? सेवा, वस्तु और पूंजी। इन्हीं तीन चीजों का प्रवाह है इसमें वैश्वीकरण। मानव का प्रवाह नहीं है। और इसी पे तो क्रिटिसिज्म होता है वैश्वीकरण का। इसी पे क्रिटिसिज्म होता है कि भैया आप दूसरे देश से पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन उनके देश के लोगों को अपने देश में घुसने तक नहीं देते आप। उन्हीं के खरीदने से आप उनको अपना उपभोक्ता तो बनाना चाहते हो, लेकिन उनको अपने देश का नागरिक नहीं बनाना चाहते। अमेरिका के लोग कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जनता, बांग्लादेश की जनता, भारत की जनता उनके देश में जाकर बसे, वो कभी नहीं चाहते। तो इसी बात पे तो क्रिटिसिज्म होता है वैश्वीकरण का। आगे पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में आपको, ठीक है। आगे सुनिएगा। यही उसकी दिनचर्या है। जनार्दन की छुट्टियां भी भारतीय कैलेंडर से नहीं बल्कि अमेरिका के कैलेंडर से मेल खाती हैं, जहां उसके ग्राहक रहते हैं। सब कुछ उसका अमेरिका के अनुसार है, भारत के अनुसार तो उसका कुछ है ही नहीं। अपनी 9 वर्षीय बेटी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए रामधारी बाजार गया है। अंडरलाइन करते चलना इसको, ठीक है। उसने अपनी बेटी को एक छोटी सी साइकिल उपहार में देने का वादा किया है। रामधारी ने बाजार में जाकर ऐसी साइकिल ढूंढने का फैसला किया जो उसे कीमत के लिहाज से जच जाए और कुछ उम्दा क्वालिटी की हो। उसने आखिरकार एक साइकिल खरीदी जो बनी तो चीन में थी, सुनना ध्यान से, बनी तो चीन में थी लेकिन बिक भारत में रही है। इस साइकिल की कीमत रामधारी की जेब को माफिक पड़ी और क्वालिटी भी उसे जज गई। रामधारी ने इसे खरीदने का फैसला किया। पिछले साल अपनी बेटी की जिद पर रामधारी ने उसे बारबी डॉल खरीद कर दिया था, जो दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी थी और भारत में बिक रही थी। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं?
इसमें प्रवाह के, यहां पर प्रवाह किस चीज का है? वस्तु का प्रवाह है। पहले में किस चीज का प्रवाह था? सेवा का। वहां आप सेवा दे रहे हैं, यहां पर आप वस्तु बेच रहे हैं। बनी वो चाइना में है, बिक वो भारत में रही है। बनी वो डॉल अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और बिक वो भारत में रही है। ये संभव कैसे हो पाया? ये संभव ऐसे हो पाया। 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति का अनुसरण किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कौन थे उस टाइम के प्रधानमंत्री? आप तो इकोनॉमिक्स की छात्रा है ना? कौन थे? कौन थे? मारूंगा थप्पड़। नरसिम्हा राव जी थे। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना है। इससे पहले भारत में विदेशी वस्तुएं ना के बराबर बिकती थी। बिकती भी थी वो तो उन पर बहुत हैवी टैक्स लगता था, टैरिफ लगते थे ना, पता है ना? कोटा एंड टैरिफ, हाँ पता है? कोटा में कौन कौन सी चीजें आती हैं बताना जरा मुझे। कोटा में एसेंशियल गुड्स आते थे, ठीक है, कोटा उनके लिए था। और टैरिफ वो थी जो लग्जरी गुड्स आते थे विदेश से, उस पे जितने की वो सामान नहीं होता था उससे ज्यादा उस पर टैक्स लगाया जाता था। किस लिए लगाया जाता था? जिससे कि भारत की चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके, भारत के लोग भारत की चीजों को खरीदे, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके, इसलिए करा जाता था। लेकिन 1991 में भारत की आर्थिक दशा इतनी खराब हुई, इतनी खराब हुई कि भारत को अपने बंद दरवाजों को विश्व बाजार के लिए खोलना पड़ गया। समझ में आई बात? ये मैंने पढ़ाया भी था आपको जब मैं पढ़ा रहा था, कौन सा वाला चैप्टर? सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा था, तब मैंने ये बताया भी था। ठीक है, आगे सुनिए। तो बनी चाइना में साइकिल, बिक रही है भारत में। बारबी डॉल बनी संयुक्त राज्य अमेरिका में, बिक भारत में। तो ये क्या है? वस्तु का बाधा रहित, सीमा रहित प्रवाह। शब्द सुन लो, बाधा रहित, सीमा रहित। सीमाओं की इसमें कोई बाउंड्री नहीं कि चीन में बनी चीज सिर्फ चीन में बिकी। समझ में आ गई बात? आगे सुनना। सारिका अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षित है। कठिन मेहनत के बूते स्कूल और कॉलेज में वह अव्वल साबित हुई। अब उसे नौकरी करने और एक स्वतंत्र करियर की शुरुआत करने का अवसर हाथ लगा है। ऐसे अवसर के बारे में उसके परिवार की महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी। सारिका के रिश्तेदारों में से कुछ इस नौकरी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सारिका ने आखिरकार यह नौकरी करने का फैसला किया क्योंकि उसकी पीढ़ी के नौजवानों के सामने नए अवसर मौजूद हैं। समझ में आई बात? तो ये क्या है? विचारों का बाधा रहित प्रवाह, विचारों का है। यहां पर विचारों का भी तो आदान प्रदान हो रहा है ना विचारों का, पूंजी का भी आदान प्रदान हो रहा है। जहां एक समय था कि भारत में महिलाएं नौकरी करने नहीं जाती थी, वहां सारिका कहां जा रही है? नौकरी करने। तो ये क्या है? विचारों का खुलापन, लिबरलाइजेशन ऑफ थॉट्स, है ना? इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ थॉट्स। समझ में आई बात मेरी? तो ये है, ये भारत में तब होना स्टार्ट हुआ। सिनेमा ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है बच्चों। कभी सास भी बहू थी, है ना? देखा? स्मृति ईरानी को कभी नहीं देखा? देखो उनको भी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सारी चीजें भारत में 1991 के बाद बहुत बड़े स्तर पर सिनेमा ने जितना भारत को मूर्ख बनाया है, जितना भारत की जनता का काटा है ना, उतना किसी ने नहीं काटा। उतना तो लड़कियों ने भी नहीं काटा है मैंने नहीं कहा है, ये मीम है, मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा थॉट नहीं है, मेरा थॉट नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, ये मेरा थॉट नहीं है। ठीक है, ठीक, तो ये कहने के लिए मजाक है, ठीक है। हाँ हाँ पता है मुझे, मैं लड़कियों के बीच में रह के पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। आगे सुनो। तो ये चीजें, और भारत में सिनेमा को लाने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है।
क्योंकि उसे अपने बाजार को भारत की जनता तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना था। और जन जन तक पहुंचाने का एक ही तरीका था, और वो क्या था? टीबी। टीबी घर घर तक गया और अमेरिका के उत्पाद घर घर तक पहुंच गए। किसके माध्यम से? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। बच्चा चाहे ये जाने या ना जाने कि बाप कौन है, लेकिन ये उससे पहले जान जाता है कि डेयरी मिल्क चॉकलेट उसके लिए बहुत अच्छी है, खाने में बहुत अच्छी है। डेयरी मिल्क चॉकलेट, ये जो डेयरी मिल्क चॉकलेट, चॉकलेट तो कोई भी हो सकती है, लेकिन डेयरी मिल्क चॉकलेट ही अच्छी है। समझ रहे हो ना बात को? ये जो डेयरी मिल्क है ना, ये एडवर्टीजमेंट है, ये अमेरिका का प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट है। आप समझ रहे? आपके मन में ये छाप दिया गया है, चॉकलेट का मतलब डेयरी मिल्क, चॉकलेट का मतलब डेयरी मिल्क। समझ में आई बात? तो ये कैसे हो पाया? ये विज्ञापनों के कारण। और ये आज भारत की लड़कियां जो अपनी संस्कृति के वस्त्रों को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्रों पर आई हैं, लड़कों का भी बात है, लड़कियों की ही नहीं, लड़कों पर भी ये बात आती है, ठीक है, कि पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्रों का जो उन्होंने पोषक करा है अपने शरीरों पर, मैंने भी पहन रखा है, मैं ये नहीं कहूंगा, ठीक है। तो ये जो हम आज पश्चिमी सभ्यता के वस्त्रों को धारण कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से सिनेमा का ही करा धरा है, सिनेमा का ही करा धरा है। सिनेमा ने हमारे मन में ये छाप रही डाल दी कि धोती पहनना नॉट कूल, यू लुक अगली, है ना, यू लुक अगली, यू लुक बैकवर्ड, इफ यू वेयर जीन्स यू लुक कूल, है ना। कौन कौन तीसरे चैप्टर का कौन? जनार्दन, अरे नहीं, आंद्रेई, आंद्रेई, है ना। तीसरा चैप्टर इसीलिए महत्वपूर्ण है। सीबीएसई से कभी प्रश्न करना कि हमारे सिलेबस से तीसरा चैप्टर काहे हटाए सीबीएसई बाबू, नहीं बता पाएंगे सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई बाबू आजकल एक दल के अनुसार काम कर रहे हैं ना। दिक्कत ये है, शिक्षा के अनुसार काम करें तो ज्यादा बेहतर है। अब आगे सुनना, ये तीनों उदाहरण वैश्वीकरण का एक ना एक पहलू दिखाते हैं। पहले उदाहरण में जनार्दन सेवाओं के वैश्वीकरण में हिस्सेदारी कर रहा है। रामधारी जन्मदिन के लिए जो उपहार खरीद रहा है उसमें हमें वैश्वीकरण के एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं की आवाजाही का पता चलता है। सारिका के सामने जीवन मूल्यों के बीच दुविधा की स्थिति है। यह दुविधा अंशतः उन अवसरों के कारण पैदा हुई है जो उसके परिवार की महिलाओं को पहले उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज वे सच्चाई हैं और उन्हें व्यापक स्वीकृति मिल रही है। तो समाज में आए बदलाव, सारिका के सामने ये जो दुविधा है कि वो नौकरी करे कि क्या करे, ये दुविधा क्यों आई है? क्योंकि समाज में बहुत सारे अवसर आ गए हैं, उसके सामने भी आगे बढ़ने के विकल्प आ गए हैं। पहले महिलाओं के लिए इतने विकल्प नहीं थे, तो इसलिए पहले महिलाएं घर में ही रह जाती थी, लेकिन आज के समय पर महिलाओं के सामने पुरुषों से ज्यादा विकल्प है ना। समझ में आई बात? तो आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है, पर उन विकल्पों को ग्रैप अप करना वो आपकी जिम्मेदारी है, इट्स योर ड्यूटी। आगे ये मत समझना, लेकिन आज भी डोमिनेंस इन सोसाइटी पर पुरुषों का है, इसे आपको तोड़ना है। आप आधे की हकदार है, आप अपना हक मांगिए, मैं कह रहा हूं, आप मांगिए अपना हक, हम देंगे आपको। संभव है ये? ग्रेट, पढ़िए आगे, मैं आपके साथ हूं पीछे, मेरे हक को मत मारिएगा बस। यदि हम वास्तविक जीवन में वैश्वीकरण शब्द के इस्तेमाल को परखें तो आप पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल कई तरह के संदर्भों में होता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें देखिए। ये उदाहरण ऊपर के उदाहरणों से कुछ अलग है, सुनना बहुत ध्यान से। फसल के मारे जाने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। इन किसानों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े महंगे बीज खरीदे
थे। किससे खरीदे हैं? बीज बहुराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल कंपनी से, है ना, मल्टीनेशनल जिसे कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से उन्होंने कीटनाशक खरीदे और उन कीटनाशकों के को फसलों पर मारने के बाद बीज खरीदे और फसल ही बर्बाद हुई। ठीक है, तो ये भी है वैश्वीकरण का एक। अभी तक तो आपने सकारात्मक प्रभाव पढ़े, अब नकारात्मक सुनते चलिए। यूरोप स्थित एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया, जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक इस खरीदारी का विरोध कर रहे थे। सुन रहे हो? यूरोप की एक बड़ी कंपनी ने भारत की एक छोटी कंपनी को खरीद लिया, मालिक अपनी कंपनी बेचना नहीं चाहता था, फिर भी उसको उसकी कंपनी को खरीद लिया गया अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए। यह भी होता है, जैसे आज के टाइम पे कौन कर रहा है? आज के टाइम पे भारत में रिलायंस कर रहा है, रिलायंस कर रहा है ये काम कि मार्केट से अपने सारे कंपटीशन को ही समाप्त कर रहा है, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे अमेरिका में भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो ये करते हैं। पूंजीवाद का मतलब होता है भाई बाधा रहित प्रवाह और फेयर कंपटीशन, और फेयर कंपटीशन है कहां आज के टाइम पे? साला पैसे वालों के आगे सब झुक गए, सब झुक गए, तो मतलब क्या है? फेयर कंपटीशन फिर किस बात का पूंजीवाद? आप कहिए ना कि आप मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी फिर अपनी कीमत पर आप चीजें बेचेंगे, फिर समझ में आई बात? जो कि सरासर नाइंसाफी है इस देश की जनता के साथ, इस देश के लोगों के साथ। मैं इसका सरासर विरोध करता हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको जितना वैश्वीकरण का सुंदर रूप दिखाया जाता है ना, उतना अच्छा नहीं है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के बहुत से चरित्र हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं है। आगे सुनिएगा। अनेक खुदरा दुकानदारों को भय है कि अगर कुछ बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने देश में खुदरा दुकानों की अपनी श्रृंखला खोल ली तो उनकी रोजी रोटी जाती रहेगी। आज हो तो गया, भारत में भी बहुत सारे जो आपके किराने स्टोर थे वो बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जोमेटो, स्विगी, है ना, ब्लिंकिट चल रहा है आज के टाइम, है ना। ये इन लोगों ने बहुत से किराना स्टोर्स की का जीवन धारा समाप्त कर दी और लोगों को आलसी बना दिया, आपको पूरी तरीके से इस फोन पर निर्भर कर दिया है, आपके पांव में बेड़ियां लगा दी है उसने, अनचाही आपके मन की चाही बेड़ी लगाई है। आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, आप बीमारियां भी कमा रहे हैं, ठीक है, इस फोन के कारण। लेकिन क्या करें, आपको इस तरीके से आपके दिमाग को वैश्वीकरण ने जकड़ लिया है ना कि आप चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। आप चाह कर भी, ठीक है, जोमेटो स्विगी करो आप, लेकिन आप मार्केट में भी निकलो। मार्केट में जब आप निकलते हो तो आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है, आप सामाजिक व्यक्ति बनते हो। और कुत्ते, बिल्ली, जानवरों में और इंसानों में सबसे बड़ा फर्क यही है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। क्या है इंसान? सामाजिक प्राणी। लेकिन आज इंसान सामाजिक प्राणी नहीं रह जा रहा है। आज इंसान क्या बन रहा है? घर का प्राणी बन रहा है, चार दीवारी का प्राणी बन रहा है। तो पिंजरे में रहना पसंद करो ना, फिर छोड़ो। आपके अंदर मतलब आपको इंसान ही नहीं रहने दिया जा रहा है, आपको एक पिंजरे में कैद करके मूर्ख बनाया जा रहा है। और कृपया इस बात को समझिए। और इससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन जनरेट कर रहा है? इससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है यूएसए, क्योंकि उसका ही इंटरनेट पे सबसे बड़ा डोमिनेंस है, उसका ही सबसे बड़ा डोमिनेंस है। सबसे बड़ा डोमिनेंस क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि सारे एप्स कहां चलते हैं? अरे यूएसए नहीं, आपके एंड्रॉइड में, है ना। एंड्रॉइड कहां का है ना, आपका प्ले स्टोर हो गया, ये सारे ऐप, मतलब गूगल मेन डोमिनेटिंग चीज है। और गूगल कहां का है? गूगल है अमेरिका का। समझ में आई बात?
तो थोड़ी बहुत बुद्धि लगाओ और थोड़ा इस मकड़ जाल से बाहर निकल के आओ, नहीं इस मकड़ जाल में फंस जाओगे ना तो जिंदगी दूभर हो जाएगी। अमेरिका के गुलाम मत बनो प्लीज, मत बनो अमेरिका के गुलाम। कोई जरूरत नहीं किसी का गुलाम बनने की आपको। आप अपने मालिक बनिए, मालिक बनना सीखिए, नौकर बनना मत सीखिए। ठीक है, हो यूं ही जो राम रचि रखा, और भगवान ने चाहा तो नौकर ही बनोगे भाई, मालिक नहीं बन पाओगे। कोशिश करो पर मालिक बनने की। ठीक है, एक समय था कि पूरी दुनिया का व्यापार हम नियंत्रित करते थे। हम मतलब भारत नियंत्रित करता था, समझ में आई बात। और आज अमेरिका पूरे विश्व का व्यापार नियंत्रित करता है। क्यों नियंत्रित कर पा रहा है? क्योंकि उसने अपनी बच्चों की बुद्धि पर पैसा खर्च किया है। समझ में आई बात। उसने अपने बच्चों के शिक्षा पर पैसा खर्च किया है। अमेरिका में शिक्षा फ्री है, समझ में आई बात। अमेरिका के स्कूलों में शिक्षा फ्री है और भारत में शिक्षा बर्बाद है। स्कूल कॉलेज इन पर कभी चुनाव ही नहीं होता, ये कभी आपके देश में चुनाव का विषय ही नहीं होते। जिस देश में ये विषय ही नहीं होंगे उस देश का विकास क्या होगा, ये आप भी जानती है, ये मैं भी जानता हूं। समझ में आई बात। वहां सरकार की जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। यहां सरकार की क्या जिम्मेदारी है? बस स्कूल बना देना, चाहे उसमें साले टीचर हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात। और इस देश की मीडिया पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो भी तो क्या बने हैं? व्यापारी। वो भी व्यापारी है, उनकी भी पेट में आग है और वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए नेताजी के तलवे चाट लेते हैं थोड़ी थोड़ी। समझ में आई बात। हकीकत यही है, मजबूर है वो भी बेचारे, क्या करें। पेट की आग, अपनी लग्जरी जीने के लिए उन्हें भी नेताजी के तलवे चाटने पड़ जाते हैं। मुंबई के एक फिल्म निर्माता पर आरोप लगे कि उसने हॉलीवुड में बनी एक फिल्म की कहानी उठाकर अपनी फिल्म बना ली है। ठीक है, ये भी आरोप लगे, तो ये आरोप लगते रहते हैं। पश्चिमी परिधान पहनने वाली कॉलेज की छात्राओं को एक उग्रवादी संगठन ने अपने एक बयान में धमकी दी है। तो ये भी हो रहा है, धमकी दी है। अब तो ये नहीं होता, पहले होता था, आज से 10 साल पहले। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि वैश्वीकरण हर अर्थ में सकारात्मक ही नहीं होता, लोगों पर इसके दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। दरअसल ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो मानते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है। सच भी है, नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है, आपको सकारात्मक प्रभाव ज्यादा दिखाए जरूर जाते हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, मैकडी का बर्गर बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन वो मैकडी का बर्गर आपके शरीर के लिए कितना हानिकारक है, कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है? कभी नहीं सोचा। पिज्जा आपके लिए कितना खराब है, कभी आपने नहीं सोचा। स्लाइस उठाई, ठूस लिया, काम खत्म। कोक उठाई, पी लिया, काम खत्म। स्प्राइट उठाई, पी लिया, काम खत्म। लेकिन ये आपके शरीर के लिए कितने हानिकारक हैं आपने कभी नहीं सोचा। वो पैसा कमाने के लिए आपके शरीर के साथ खेल रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आपके दिमाग में ये छाप छोड़ दी गई है कि अमेरिका माने बेस्ट, अमेरिका माने बेस्ट। यहां मैं अमेरिका की ही बात क्यों कर रहा जब मैं वैश्वीकरण, क्योंकि वैश्वीकरण को इस विश्व पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित करने में अमेरिका की ही सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि उसी की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा कंपनियां हैं जो दुनिया भर में ऑपरेट करती हैं, जिन्हें मल्टीनेशनल ब्रांड्स कहा जाता है। समझ में आई बात। इन उदाहरणों से यह भी पता चलता है कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक मामलों से नहीं जुड़ा और जरूरी नहीं कि प्रभाव की दिशा हमेशा धनी मुल्कों से गरीब मुल्कों की ओर गतिशील हो। चूंकि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांशतः सटीक अर्थों में नहीं होता, इसीलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका सही अर्थ क्या है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण, अंडरलाइन करना, वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। क्या है? प्रवाह। प्रवाह मतलब बहाव,
प्रवाह का मतलब क्या होता है? बहाव। तो अंडरलाइन करना, प्रवाह। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्से में पहुंचना। आज देखिए आपके विचारों पर अमेरिकी विचार प्रभावशाली है कि नहीं है। आप डांस डांस सबसे ज्यादा कहां का पसंद करते हैं? अमेरिका का, हिप हॉप। हिप हॉप। आप क्लासिकल डांस देखना पसंद करते हैं? मारूंगा थप्पड़। भारतनाट्यम देखती हो आप? कथकली देखती हो आप? कभी कभी देखा भी नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। भारत की क्लासिकल डांस के अगर मैं नाम पूछ लूंगा ना, आधे बच्चों को पता तक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सबको हिप हॉप पता होगा, ब्रेक डांस पता होगा, स्लो मोशन पता होगा, है ना? समझ में आई बात? तो ये क्या है? अमेरिका के विचारों का आपके ऊपर हावी होना। और ये कैसे हुआ है? ये हुआ है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से जब आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, जब आप नए नए होते हैं फेसबुक पे, तो सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन आपको कहाँ की आती है? कहाँ के एड्स आपको दिखाई पड़ते हैं? आपको अमेरिकन एड्स सबसे ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ऐप ही वहां की है और वो अपनी चीजों को प्रमोट करता है, जिससे कि आप बार बार उस चीज को देखेंगे तो रिनाउन करेंगे आप, और चाहे अनचाहे आप फिर उसके एडिक्ट होते चले जाते हैं। आज हम सब इंस्टाग्राम के एडिक्ट हैं, है ना कि नहीं है? रियल एडिक्शन, वी हैव रियल एडिक्शन। देखते रहो, देखते देखते। और उससे पैसा कौन कमा रहा है? अमेरिका, है ना? अमेरिका अर्न कर रहा है, हम और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना? वो पैसा कमा रहा है हमारे टाइम से। दिस इज द बिजनेस। इसे कहते हैं व्यापार। व्यापार। लोगों की भारत की भाषा पसंद नहीं आती, तो है व्यापार, सबको पसंद आता है। तो ये क्या है? ये मानसिकता हो गई है हमारी। ये मानसिकता ही तो है कि आपको अपने देश की चीजें पसंद नहीं आ रही, आपको उनकी पसंद आ रही, आपको उनकी पसंद आ रही, आप उनको अपने से सुपीरियर मान बैठ रहे हैं। समझ में नहीं? आप नहीं मानती। बहुत इस देश में आपको मैं ऐसे बहुत से लोग दिखा दूंगा जो अपने ही देश को अपने ही देश में रह के गाली बकते हैं और अमेरिका को अपना बाप समझते हैं। समझ में बात? बहुत लोग हैं, इनके स्कूल में तो खासकर होंगे, है ना? प्राइवेट स्कूल के बच्चों का यही हाल होता है। हाँ, डीएवी पता है मुझे, प्राइवेट ही है वो, ठीक है। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, है ना? आर्य समाज का स्कूल है ना? हाँ, मैं जानता हूँ आर्य समाज के स्कूल को, वो प्राइवेट ही है, लेकिन वो उसकी संस्था जो है वो हिंदूवादी संगठन से जुड़ी हुई है। मैं जानता हूँ, मैं भी आर्य समाज के ही महाविद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, हंसराज महाविद्यालय, संस्थापक हैं आर्य समाज के, ठीक है। तो यह है आपका वैश्वीकरण। विश्व के एक हिस्से से देखो दूसरे हिस्से में पहुंचना। पूंजी का एक से ज्यादा जगहों पर पहुंच जाना, वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। यहां सबसे जरूरी बात है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जो ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी है, ठीक है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार है और इसके बीच ठीक ठीक भेद किया जाना चाहिए। यह मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है, कदापि नहीं। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना नहीं है, वैश्वीकरण सामाजिक परिघटना भी है, सांस्कृतिक परिघटना भी है और राजनीतिक परिघटना भी है। वो आपके देश पर हर प्रकार से प्रभाव डालती है। साला सबसे ज्यादा तो आपकी सोच को बदलती है, आपके ऊपर एक देश का डोमिनेंस क्रिएट करती है, आपकी विचारशीलता पर। वैश्वीकरण आपको आपके ही देश के खिलाफ बोलने के लिए तैयार कर देती है कि आपके देश की चीजें आप अच्छी नहीं है, हमें मानना चाहिए कि हमारे देश की चीज अच्छी नहीं है। ये जो एक्सेंट आ रहा है ना, ये एक्सेंट क्रिएट कर देता है आपके दिमाग में वो वैश्वीकरण,
कि आप अपने देश की चीजों को उस देश की चीजों से कमतर समझने लगते हैं और आप उनका पक्ष ऐसे लेने लगते हैं जैसे वो आपके बाप हो गए हैं। खा आप इस देश के रहे हैं लेकिन गुणगान उनका कर रहे हैं। आपकी इच्छा से ही आपको अपना गुलाम बना लेता है वैश्वीकरण, वैचारिक तौर पर। अभी पढ़ाऊंगा तो देखना। यह मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है। ठीक इसी तरह यह मान लेना भी भूल होगी कि वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है। वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है। यह कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि विशिष्ट संदर्भों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने से परहेज करें। इसका कोई एक उत्तर नहीं है, इसका कोई एक निष्कर्ष नहीं है। इसको अगर आपको समझना है तो आपको अपने विचार को 360 डिग्री घुमाना ही पड़ेगा, तभी आप वैश्वीकरण को सही ढंग से समझ पाएंगे। और अगर आप अपने विचार को 360 डिग्री घुमाने में सक्षम नहीं है तो आप वैश्वीकरण की अवधारणा को समझने के काबिल नहीं है। ये बात आप समझिए। चलिए अब आते हैं आज के दूसरे विषय पर। क्या है? वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के कारण तो मैंने आपको सबसे पहले ही कारण बता दिया है। वैश्वीकरण के प्रभाव सफल होने में सबसे बड़ी चीज क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण के कारण, सबसे बड़ा कारण यही है। तो सुनना अभी, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण की वजह क्या है? वैश्वीकरण की वजह प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब किसी के पास अपनी जरूरत से ज्यादा सामान हो जाएगा तो वो क्या करेगा? उसका रखकर बेकार तो होने नहीं देगा, वो कोशिश करेगा कि उसे वो बेच दे, वो बेच दे। तो यहीं से आपका वैश्वीकरण प्रारंभ हुआ है और आज से नहीं स्टार्ट, बहुत पहले से। लेकिन आज का वैश्वीकरण बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि आज हम चंद घंटों में, चंद मिनटों में एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में पहुंच जाते हैं। तो आज ये जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है ना, वो बहुत ही तीव्र है। और इसे तीव्र किसने बनाया है? टेक्नोलॉजी ने बनाया। सुनना आगे। अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है तो शायद यह पूछना असंगत ना होगा कि इस परिघटना में क्या कुछ नई बात है। अगर इन चार तरह के प्रवाहों की बात है तो फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रहा है। जी जरूर जारी रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आज हो रहा है ना, उस प्रकार से नहीं था। आज जो है वैश्वीकरण का स्वरूप वो बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। इसीलिए आज का वैश्वीकरण कल के वैश्वीकरण जैसा नहीं है। कल का वैश्वीकरण अलग था, आज का वैश्वीकरण पूरी की पूरी अलग फॉर्मेट वाला वैश्वीकरण है। सुनना, बहरहाल जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन विश्व के साथ कुछ खास बात है, वे ध्यान दिलाते हैं कि नई बात इन प्रवाहों की गति, शब्द सुन लो, अंडरलाइन कर लेना इस शब्द को, इन प्रवाहों की गति और इनके प्रसार का धरातल। पहले आप एक समय पर एक छोटे ही स्थान पर रह जाते थे, लेकिन आज आप भारत में बैठकर अमेरिका में भी सुने जा रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप की जीत का भारत में भी जश्न मनाया जा रहा है। होए होए होए, ये कैसे? जहां जिस समय पर अमेरिका में पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए, उसी समय भारत में भी पता चल रहा है। ये क्या है? यही तो है सेवाओं का, वस्तुओं का, सूचनाओं का तीव्रतम प्रवाह। इससे ज्यादा प्रवाह लाइव साला पता चल जाता है। जैसे उनको पता चल रहा है वैसे ही आपको भी पता चल रहा है। यही तो है आज का वैश्वीकरण। वस्तुओं और सेवाओं का बाधा रहित प्रवाह, तीव्रतम प्रवाह हो रहा है। इससे ज्यादा तेज सीमा की बाधा है? बताओ। पर आज से पहले इस खबर को आने में कम से कम 1 दिन 2 दिन का टाइम तो लग जाता था, कम से कम। और उससे भी पहले कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, इतना टाइम कभी कभी। और उससे भी पहले जाएंगे तो 6 महीने का समय लग जाता है ना। और अगर आप 15वीं शताब्दी में जाएंगे तब तो अमेरिका का किसी को पता ही नहीं था।
कोलंबस अगर भारत खोजने नहीं निकलते तो कभी अमेरिका का पता ही नहीं चल पाता। तो बात समझ रहे हैं आप? कब निकले थे कोलंबस भारत को खोजने? प्रश्न आप सबके समकक्ष बताइएगा मुझे अगली क्लास में, ठीक है, कि कोलंबस कब निकले थे भारत खोजने, और वो खोज बैठते हैं नई दुनिया को, बताइएगा मुझे। इसी के साथ आगे सुनिए, ठीक है। वैश्वीकरण का, ठीक है, ये दोनों बातें मौजूदा वैश्वीकरण को अनूठा बनाती हैं। क्या दो बातें? एक तो है गति, दूसरा है प्रसार का धरातल। मतलब आज जितनी बड़ी दूरी तक ये फैल रहा है ना, पहले इतनी दूरी तक नहीं फैलता था। वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है, इसीलिए जरूरी है कि हम इन प्रवाहों के इतिहास के संदर्भ में देखें। हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं, फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है। कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इसमें सबसे डोमिनेटिंग कारण कोई है तो वो क्या है? प्रौद्योगिकी, अर्थात टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा कारण है वैश्वीकरण के प्रसार में, ठीक है। प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। शुरू में जब छपाई की तकनीक आई थी तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। इसी तरह आज हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ेगा। आज आपकी सोच को बनाने में प्रौद्योगिकी की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। आज आपकी सोच को विकसित करने में, डेवलप करने में आपका फोन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? आज आपकी सोच को बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे साक्षात प्रभाव यहीं पर उदाहरण है कि क्वालिटी का मतलब आईफोन है ना। अगर आपको क्वालिटी चाहिए फोटो की तो आपको आईफोन लेना ही पड़ेगा। आपको फोन, सिक्योरिटी, ये सब चाहिए तो आपको आईफोन लेना पड़ेगा। फ्री का विज्ञापन दे रहा हूं मैं आईफोन को, पैसे नहीं लिए मैंने कुछ भी, ठीक। आगे सुनो, कहां आ गए थे? विचार पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव हुई है। इसीलिए आज के वैश्वीकरण का सबसे बड़ा कारण अगर किसी को माना जा रहा है तो वो है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी ही आज के वैश्वीकरण का सबसे बड़ा कारण है। इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज्यादा तेज और व्यापक होगी। बहरहाल संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो, ऐसी बात नहीं। यहां जरूरी बात यह है कि वैश्वीकरण के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। बर्ड फ्लू अथवा सुनामी किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटे नहीं रहते। ये घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं का जोर नहीं मानती। अरे आपके सामने तो 2 साल पहले की घटना ही है। जब कोविड आया तो उसने सीमा तो नहीं देखी ना किसी देश की, कि देखी सीमा? उसने सबको ठोका, सबकी जान ली, किसी भी देश की जनता को छोड़ा उसने? तो आज पूरा विश्व ये समझ रहा है कि भाई ये जो हम अपनी बाउंड्रियां खींच के बैठे हैं ना, ये बाउंड्रियां सिर्फ दिखावटी बाउंड्रियां हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है।
हमें कुछ विषयों पर एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ेगा, जैसे कि पर्यावरण और ऐसी वैश्विक बीमारियों पर, महामारियों पर, क्योंकि इसका किसी एक देश पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसका प्रभाव सभी देशों पर एक जैसा पड़ता है। और अगर हमें इनसे अपने आप को महफूज रखना है तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ेगा, और अगर हम नहीं करते तो हम अपनी बर्बादी के लिए गड्ढा खुद खोद लेंगे, क्योंकि पहले इतनी तेजी से लोगों का आवागमन नहीं था, वस्तुओं का आवागमन नहीं था। तो जब इन सब चीजों का आवागमन इतना तेज है तो बीमारियों का भी एक देश से दूसरे देश में आवागमन तेज होना स्वाभाविक सी बात है। पहले लोग इतनी जल्दी से एक देश से दूसरे देश नहीं पहुंच पाते थे। समझ में आई बात? तो ये बातें समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं तो उसका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्र परिवेश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व भर में महसूस किया जाता है। तो जब अब सबसे बड़ा उदाहरण तो अमेरिका ही है भाई। अमेरिका में अगर आर्थिक तौर पर कुछ भी घटित होता है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता ही रहता है। अब डोनाल्ड ट्रंप का जीतना पूरे विश्व राजनीति पर एक अलग प्रभाव डाल रहा है। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपने आज क्या जाना? आपने वैश्वीकरण की अवधारणा को समझा और आपने ये समझा कि वैश्वीकरण के कारण क्या है, क्यों हुआ है वैश्वीकरण, ये वैश्वीकरण पहले के वैश्वीकरण से कैसे अलग है। तो ठीक है, अब अगली क्लास में हम समझेंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव को, आर्थिक प्रभाव को, और समय रहा तो सांस्कृतिक प्रभाव को भी समझेंगे। तो आज की क्लास के लिए यही हम आपसे विदा लेते हैं और इसी के साथ मैं चलता हूं, आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।